नमस्कार दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देश विदेश की खबरें और रक्षा के बारे में बात करेंगे। भारतीय रक्षा क्षेत्र और विदेशी रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों को भारतीय सेना के दौड़ा कर उनका एनकाउंटर किया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना को मजबूर होना पड़ा क्योंकि इन आतंकवादियों ने पिछले सप्ताह भर से इन्होंने क्या कर रखा था। जो भी कश्मीरी पंडित या कोई भी हिंदू सरकारी कर्मचारी जम्मू में या कश्मीर में मिल जाता है इनको, तो ये उसका गला काट देते हैं, उसको बेदर्दी से मार देते हैं और उस पर काफिर वगैरह कह के हिंदुओं को ये काफिर कहते हैं। और इनको ये मानना है कि काफिरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, हिंदुओं को कोई जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा इन आतंकवादियों को मानना है दोस्तों। और दूसरी तरफ पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है भारत की तरफ। दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिससे हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं उस फॉरेक्स रिजर्व से खरीदते हैं। और हमारे देश का बैंक बैलेंस देखा जाता है तो उस फॉरेक्स रिजर्व से देखा जाता है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में 75 साल से सबसे ज़्यादा पिछले साल थे 642 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। उसके बाद हमने सोना खरीद लिया बहुत सारा, इसलिए 570 बिलियन डॉलर अभी भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में है। पाकिस्तान के 9 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व थे और अभी एक सऊदी अरब के बैंक का कर्जा चुकाने के बाद 5 बिलियन डॉलर रहे हैं। और वो किसी भी 24 घंटों के अंदर कभी भी बैंक करप्ट हो सकता है दोस्तों। वो पाकिस्तान एक और बात कर रहा है, वो कह रहा है कि डेट फॉर गिवनेस, हम अब मरने वाले हैं तो आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे। उन्होंने चाइना से कर्जा ले रखा है और कर्जों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कर्जा लेकर, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिससे पाकिस्तान ने कर्जा नहीं ले रखा दोस्तों। पाकिस्तान ने अमेरिका से, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से, मुस्लिम ममालिक को ब्रदरली कह के एक को भी नहीं छोड़ा। कतर, ओमान, यूएई, अरब अमीरात, किसी को नहीं छोड़ा। उसके बाद जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, और ये तो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उनसे भी ले लेता अगर वो देता तो ऐसी हालत है। अब ये कह रहे हैं कि हम मरने वाले हैं तो आपका कर्ज नहीं चुका सकते, तो ऐसी पॉलिसी अपना रहे हैं। अब दोस्तों, इनका कहना है, अब गुपचुप बातें चल रही है कि भारत से रिश्ता बढ़ाओ। भारत से रिश्ता क्यों बढ़ाना है इनको? क्योंकि अब ये बैंक करप्ट हो रहे हैं, तो भारत से सस्ती चीज़ लेने के लिए, भारत के साथ बिजनेस करने के लिए, और भारत में ये आतंकवादी बेचते रहते हैं। इन्होंने 1,49,000 अब तक की 5 या 7 सालों में इन्होंने, या 10 सालों में, ऐसा कोई है, उतने हमारे सिविलियन और फौजी मिलाकर मार दिए इन आतंकवादियों ने। और कितने ही हमारे जवान को, तो ये चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं। ये चाहते हैं कि हम अक्षरधाम अटैक भूल जाएं। ये चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट अटैक भूल जाएं। ये चाहते हैं कि हम मुंबई 26/11 भूल जाएं। ये चाहते हैं कि राम मंदिर पे होने वाले अटैक की धमकी देने वाला यही देश था, ये भूल जाएं। ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट अटैक करने वाला इनके देश में खुला घूम रहा है, और इनको कितनी बार कहा कि यह भारत को सौंप दो या इनको आतंकवादी घोषित करो, तो ये चाइना की तरफ से वीटो लगवाते हैं। और अब ये चाहते हैं कि भारत इनके साथ रिश्ता रखे, भारत इनकी पाकिस्तानी की फिल्मों को भारत में चलने दे, पाकिस्तानी एक्टरों को बॉलीवुड में काम दे। ये बॉलीवुड भी कम नहीं है, पहले इन्हीं दलालों से चलता था। और ये बॉलीवुड में केवल ये खान इसलिए आगे थे कि ये पूरा पाकिस्तान से गिरोह चल रहा था, और इनका जो फंड आता था वो ये दाऊद इब्राहिम वगैरह सब पाकिस्तान बैठे थे। सारे आतंकवादी, जो भारत के आतंकवादी, जो भारत की प्लेन हाईजैक करने वाले मसूद अजहर, और जो सारे आतंकवादी है वो पाकिस्तान में, और वो फंड करते थे इन खानों को। तो अब क्या हो रहा है, बॉलीवुड बाइकआउट, बॉलीवुड
का ट्रेंड चला दिया लोगों ने। हिंदू धर्म के लोग एक हो गए और उन्होंने बाइकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चलाया, तो एक भी पिक्चर नहीं चल पा रही है। तो अब क्या कर रहे हैं, अभी जो फिल्म के नायक हैं, एक सुनील शेट्टी, एक जैकी श्रॉफ, और ये 4-5 आदमी ने मीटिंग की मुंबई में योगी जी से। योगी जी का एक यूपी में बहुत बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं, तो इन हीरो से मुलाकात की, किस प्रकार से आप काम करोगे, क्या है, कौन सी फिल्में बनाओगे, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सुनील शेट्टी ने रिक्वेस्ट की कि हम सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ 1-2 खान हो सकते हैं, पर हमारे को पूरा तो बाइकआउट ना करें पब्लिक। आप पब्लिक को कहें कि पब्लिक हमारे को बाइकआउट नहीं करे, और इस मामले में आप प्रधानमंत्री जी से भी बात करिए। तो न तो योगी जी ने पब्लिक को कहा कि भाई आप बाइकआउट मत करिए, उनका कहने का मतलब है पब्लिक चालू रखिए, और न प्रधानमंत्री कहेंगे कि बाइकआउट मत रखिए, वो भी कहेंगे चालू रखिए। तो ये अब क्या है कि लोग बाग समझ गए हिंदू धर्म के कि फिल्मों में किस प्रकार अब्दुल चाचा को अच्छा बताया जाता था, और किस प्रकार के गांव के चौधरी या पंडित को बलात्कारी बताया जाता था, विलेन गुंडा बताया जाता था, और अब्दुल चाचा को बड़ा रहमत, और एंथनी गोंजालिस को अनाथ आश्रम का फादर बता दिया जाता था। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी थी। तो ये चीज़ अब समझ में आई है हिंदू लोगों के, मतलब इतने सालों से कुछ समझ में नहीं आई है दोस्तों। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, अमेरिका से आ रही है। अगली खबर है कि अमेरिका ने इस साल 2022 में $750 बिलियन अपनी तीनों सेनाओं पर खर्च किया है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि $850 बिलियन कितने होते हैं। पाकिस्तान जैसे देश को 5 बार खरीद ले, उतना केवल अमेरिका ने 2022 में अपनी तीनों सेना पर खर्च किया है। दोस्तों दुनिया में पहले नंबर पर अमेरिका खर्च करता है, और चाइना करता है 200 बिलियन। अब कहाँ 850 बिलियन और कहाँ 200 बिलियन। और भारत करता है 70 से 80 बिलियन, वो भी अभी मोदी जी आने के बाद बढ़ाया गया। तो हम दुनिया के तीसरे नंबर के सेना में पैसा खर्च करने वाला देश है बड़ा। हमारे बाद जापान, जर्मनी है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका कितना सेना पर पैसा खर्च करता है। और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है दोस्तों रिसर्च पर, जो बहुत सारे हथियार बनाता है पर कुछ काम भी नहीं आते, और कुछ ऐसे निकल जाते हैं कि उसका पैसा वापस अमेरिका कमा लेता है उन हथियारों को बेचकर। तो भारत भी अब रिसर्च करने में लगा हुआ है। दोस्तों भारत के पास दुनिया की हर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। भारत 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी बनाने लगा है, हेलीकॉप्टर भी भारत में बन रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर भी भारत में बन रहे हैं, उनके कंपोनेंट मिसाइलें भी भारत में बन रही, सब कुछ भारत में बनने लग गया और लग जाएगा। पर एक चीज़ की कमी है, वो है फाइटर प्लेन का इंजन। फाइटर प्लेन का इंजन जो ज़्यादा थ्रस्ट देता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है वो भारत ने बनाया था, कावेरी इंजन। तो दोस्तों एक ही इंजन 3 तरह से काम आता है। एक इंजन को अलग तरह से बनाते हैं तो वो फाइटर प्लेन में काम आ जाता है, मतलब एयरक्राफ्ट में। उसी इंजन को टर्बोफैन बनाते हैं तो वो एरोप्लेन में काम आ जाता है। और उसी इंजन को गैस टरबाइन बनाते हैं तो वो जो नौसेना के युद्धपोत होते हैं बड़े बड़े, उनको बिजली सप्लाई उस पूरे जहाज को चलाने के लिए काम में आ जाता है। तो हमारे को इस साल आने वाले 5 से 10 सालों में 1000 इंजन की ज़रूरत है। अगर दोस्तों हम ये इंजन अमेरिका से खरीदें और दूसरे देश से खरीदेंगे हम, तो भारत इतना प्रॉफिट और इतना पैसा दुनिया को देगा कि लोग पैसे कमा लेंगे। तो भारत सोच रहा है कि क्यों ना हम टेक्नोलॉजी, भारत के पास कावेरी इंजन पर रिसर्च चल रही है, पर भारत सोच रहा है कि क्यों ना हम किसी देश से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में कर लें, जो वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे और हम वो इंजन बना लेंगे। तो टेक्नोलॉजी देने के बाद भारत क्या है दोस्तों, चाइना के पास टेक्नोलॉजी इसलिए है, और वो भी उसकी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं है। उसने सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से, रशिया से चोरी की है, और जो टेक्नोलॉजी उसके पास है तो उसकी जो आइटम बनते हैं वो बेकार बनते हैं। पर भारत के हथियार जो बनते हैं वो मजबूत और रिलायबल होते हैं,
क्योंकि चाइना के हथियार बांग्लादेश ने खरीद के देख लिए, नेपाल ने खरीद के देख लिए, अब फिलीपींस ने खरीद के देख लिए, अब सब भारत से खरीद रहे हैं। तो भारत के पास ये वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो भारत कभी किसी से पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों अगली खबर है भारत के लिए खुशखबरी। दोस्तों भारत ने ऑटो मार्केट में जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है भारत। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है भारत। देखो मिलिट्री में भी फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना और थर्ड भारत, और पैसे में भी फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड होता पर अभी 5वें नंबर पर है। थर्ड आ जाएगा 2027 तक, ये ज़रूर फ़र्क है। और अब ऑटो मार्केट में हम तीसरे नंबर पर आ चुके थे। हमने 2022 में जर्मनी को पछाड़ कर चौथे नंबर पर आए थे, इस साल हमने जापान को पछाड़ कर चौथे नंबर पर आ गए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा टाटा ने धमाल मचाई है, उसके बाद हुंडई ने मचाई है, उसके बाद हमारी देसी कंपनियां, और इस साल हमने मोबाइल भी, जबकि मैंने आपको बताया था कि आईफोन अभी बनने वाले हैं, वो गणित में नहीं आए हैं, पर जो हमने सैमसंग और चाइना के जो मोबाइल यहाँ बनते हैं वो हमने $10 बिलियन के बेच दिए। लगभग मैंने बताया था 35 से 40 हज़ार करोड़ के हमने फ़ोन बेच दिए। तो बहुत बड़ी बात है। अगले साल हम लगभग डबल हो जाएंगे, $20 बिलियन के फ़ोन बेचने लग जाएंगे। तो ये हो गया। अब पाकिस्तान इस तरफ कंगाल क्यों हो रहा है दोस्तों? भारत का इससे कोई रिश्ता है? जी हाँ बिल्कुल है। भारत आतंकवाद नहीं करता है। पाकिस्तान भारत के बारे में अफवाह फैलाता है कि भारत जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं आतंकवादी, टीटीपी कहते हैं उनको, तहरीक तालिबान को, तो इनका कहना है ये भारत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत इनको पैसा देता है और ये आतंकवादी भारत पर हमला करते हैं। भारत खुद आतंकवादी से परेशान है, तो भारत क्यों आतंकवादियों को पैसा देगा? भारत ऐसी हरकत कभी नहीं करता। भारत ने कभी किसी की ज़मीन नहीं कब्जाई है। भारत ऐसा शांति प्रिय देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तब भी भारत को ऐसे लालची पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान जैसे, जो हर वक्त इनके लालच के कारण भारत को परेशानी उठानी पड़ी है। अब पाकिस्तान का ये कहना था, भारत क्या करता है? अब पाकिस्तान भारत में आतंकवाद भेजता है, तो भारत क्या करता है? भारत आतंकवाद नहीं भेजता है। भारत फॉरेन पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान को मात देता है। कैसे? जैसे FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया पाकिस्तान को। मतलब FATF की ग्रे लिस्ट वो होती है जहां हवाला के जरिए आतंकवादियों को पैसे पहुंचाए जा रहे हो या कुछ लेन देन की जारी हो। अगर ऐसा कोई देश करता है तो उसको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो अगर FATF की ग्रे लिस्ट में कोई देश है तो उसके देश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कोई भी कंपनियां नहीं आती, और कोई कंपनियां नहीं आएगी तो देश तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की नहीं करेगा तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो भारत ने उसको ग्रे लिस्ट में FATF की डलवा दिया। अब पाकिस्तान को IMF से लोन मिलने वाला था, भारत ने कह दिया इनको लोन देने की ज़रूरत नहीं, और देवो तो भी 2 महीने बाद देना। तो डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को हर जगह से धुतकार और जहाँ से बेइज्जती मिलती है तो वो भारत की वजह से। भारत ने, मोदी जी, ये 2 महीने बाद मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सोएगा तो भी मोदी के सपने देख के सोएगा, और उठेगा तो भी उसकी फ़ोटो नज़र आएगी इसको। ऐसी हालत कर दी है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी सऊदी अरब इनके मुसलमान कंट्री के रूप में जाने जाते थे। सऊदी अरब को कहा कि तेल बेचना हो तो पाकिस्तान को मुंह लगाना बंद करो। तो सऊदी अरब अब ये जाते हैं तो वो फ़ोटो भी नहीं खिंचाता वहाँ का राजा कि यार ये मोदी ने देख लिया ज़्यादा फ़ोटो तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ये हालत कर दी। अमेरिका जाता है, ये 10 दिन तक रहा ये इनका विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, और मोदी जी को गुजरात का कसाई कहा था। 10 दिन में मोदी जी ने कुछ नहीं कहा कि आप, अमेरिका के विदेश मंत्री को ये नहीं कहा कि आप उनसे मत मिलना, कुछ नहीं कहा उन्होंने। पर वो खुद समझदार है कि इतने बड़े नेता के ऊपर लांछन लगाने से पहले सोच तो लेता कि भाई क्या कह रहा हूँ, क्या बक रहा हूँ मैं,
कोई ये मतलब गांव चौराहे की नेतागिरी नहीं है, ये मतलब वर्ल्ड लेवल की डिप्लोमेसी है और यह शब्द तोल मोल के बोले जाते हैं। भारत कभी भी गलत भाषा का उपयोग नहीं करता। भारत का हर एक शब्द, भारत के विदेश मंत्री कभी कोई ऐसा जवाब नहीं देते जो उनको माफ़ी मांगनी पड़े। पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तो गुजरात का कसाई है। मतलब हमारे भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ तो वो आतंकवादी मिला था, 9/11 हमला किया था उसने, ओवैसी कुछ वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, जो वो आतंकवादी मिला था उसको एबटाबाद से, पाकिस्तान के एबटाबाद से उठाया गया था ओसामा बिन लादेन को। तो उन्होंने कहा था कि भाई ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, भारत में नहीं है, तो आतंकवाद पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा वो तो मर गया, पर अभी गुजरात का कसाई जिंदा है। मतलब उसकी तमीज़ देखिए बोलने की। तो ये बात कही उसने, वो फ़ोन लगाया अमेरिका के विदेश मंत्री को कि सर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और ये भी एक देश का विदेश मंत्री है, पर इसकी मतलब ऐसा कभी कोई देश नहीं करता। ये 7 दिन अमेरिका में रहा, 7 दिन तक उनको विदेश मंत्री नहीं मिले। और भारत के विदेश मंत्री जाते हैं ना, गए पिछली बार तो अमेरिका के मतलब जो सेना का मतलब वो है अड्डा, मतलब उसको जो क्षेत्र है वहाँ पर मतलब किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि कोई देश का प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकता, पर केवल भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल को जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वहाँ पर पूरा स्कैन होता है, आंखें तक, लेंस तक चेक होते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री उतरे और बॉडीगार्ड इधर से यूँ मतलब यूँ चल रहे थे जैसे कोई फिल्मी स्टाइल में मतलब कोई नेता उतर रहा है। तो इतना सम्मान, और विदेश मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, भारत के विदेश मंत्री को। और पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुत्ते की तरह 7 दिन तक पड़ा रहा, पर उसको कोई सूंघने तक नहीं आया। तो भारत ने यह हालत कर दी। पाकिस्तान का कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो भारत कभी आतंकवाद नहीं करता तुम्हारी तरह। भारत डिप्लोमेसी के जरिए तुम्हें करप्ट कर देगा, और तुम करप्ट हो गए, और अब थोड़े दिनों में तुम्हारी हालतें ख़राब और होने वाली है। तुम्हारे यहाँ रोटी 25 रुपए की हुई है, अभी वो रोटी 500 रुपए की भी होगी। तेल तुम्हारे यहाँ भी 500 रुपये लीटर मिल रहा है, ये 1000 रुपये लीटर भी होगा। $1 में अभी 265 रुपये दे रहे हो, और अब 365 भी दोगे तुम, तो थोड़े दिन और रुक जाओ, और ये हालत तुम्हारी होने वाली है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कह रहा था कि भारत से हम दोस्ती करना चाहते हैं। भारत ने कहा आतंकवाद ख़त्म कर दो और दोस्ती कर लेते हैं। पर भारत ने कहा हमारा क्या फ़ायदा है, क्या हम आपसे शुगर खरीदेंगे क्या? हाँ, वो तो आपका फ़ायदा है, हमारा क्या है, हम क्या खरीदे आपसे, आतंकवादी? तो कोई जवाब नहीं। और उनको पूछा कि तुम आतंकवाद ख़त्म करो कि नहीं, हम तो आतंकवाद करते ही नहीं है, भारत इल्ज़ाम लगाता है। तो ये जम्मू कश्मीर में ये ऐसे ही मर गया। ये जो टीआरएफ का सरगना, जो लश्कर तैयबा का टीआरएफ बना, उसका वो मोहम्मद आमीन, वो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी, वो पाकिस्तान में बैठा हो, खुलेआम घूम रहा है, और तुम कह रहे हो कि कोई हाथ ही नहीं। तो इस तरह से दोस्तों देश नहीं चलते। इस तरह से आतंकवाद, जो अमेरिका की एक विदेश मंत्री थी, वो पाकिस्तान में गई थी आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले। तो पाकिस्तान में देखा किस प्रकार पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बना दिया, और आतंकवादी की वजह से सुरक्षा करनी पड़ रही थी, और खुले मतलब वो घूम नहीं सक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने सांप पाले, ये सांप तुमने पड़ोसी के लिए पाले, भारत के लिए मतलब ये सांप पाले, पर उन्होंने कहा कि ये सांप एक दिन तुम्हें भी काटेंगे। तो आज वही आतंकवादी उन पे हमला कर रहे हैं। और दोस्तों, और वही बिलावल भुट्टो जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान किया था, उसका हालत क्या हो रहा है। तालिबान ने, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने कहा, पाकिस्तान के बारे में पूछा कि पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है, तालिबान ने कहा, और वो हमारी चिंता ना करें, तुम तुम्हारे देश की सोचो, हम गरीब होंगे कुछ भी, पर हम तुम्हारी तरफ भीख नहीं मांगते। तो इस तरह से ये इज्जत रह गई है दोस्तों, और इस तरह से इनकी इज़्ज़त ख़त्म कर दी है। इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी का जादू, और इस तरह से चलता है।
अजीत डोभाल की मतलब स्ट्रेटजी इतनी दमदार है दोस्तों, इसने इतने हमले करवाने की कोशिश की कि आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों हम ऑटो मार्केट में तो 3 नंबर पर आ गए हैं, बहुत जल्दी जीडीपी भी अगर 3 नंबर पर आ गई तो आप सोच रहे होंगे कि अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, भारत ने सोना खरीद लिया इतना ज़्यादा, तो आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों आम आदमी को भी फ़ायदा होगा, आम आदमी की जो आमदनी होगी वो पर कैपिटा बढ़ जाएगी। जी हाँ, अगर किसी काम को करने में आप 50 रुपये लेते हो तो आपको धीरे धीरे 60 रुपये मिलने लग जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। पर उसी के साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार इनकम तो बढ़ी पर पैसा तो बच ही नहीं रहा है। तो पैसा तो कभी नहीं बचेगा, क्योंकि आमदनी बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है। पर हाँ, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पहले बहुत से हम जैसे गरीब लोग कार नहीं खरीद सकते, अब एक सिंपल परिवार का आदमी कार खरीद लेता है। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली का कार नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो कार यहाँ पर 5 लाख की मिलती है वो कार पाकिस्तान में 45 लाख की मिलती है। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि वो कार भारत में बनती है, टैक्स नहीं लगता, केवल भारत का टैक्स लगता है, 1,50,000 रुपये जो भी लगता है वो इसलिए सस्ती पड़ती है। अब वो तो वहाँ पर इंपोर्ट होती है, जैसे एक कार को इंपोर्ट कराई जाएगी जापान से पाकिस्तान, और तो उसकी जापान का टैक्स लगेगा, एक आने जाने का टैक्स लगेगा, एक उसको वहाँ पर शोरूम का टैक्स लगेगा, क्योंकि वो मंगवा रहा है तो वो भी कमाएगा। और फिर दूसरी बात, उनके रुपए हमारे से मतलब बहुत कीमत कम है, 3 गुना कम है। तो हम जैसे हमारे यहाँ के 1 रुपया वहाँ का मतलब 3 रुपये बराबर है। हम जैसे 1 रुपये दें वहाँ पर तो कोई 3 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं, हमारा रुपया दमदार है, तो आगे तो हैं हम उनसे। और इसी तरह हमारे से अमेरिका आगे, तो हमको पीछे वाले को नहीं देखना है और आगे वाले को देखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और दोस्तों आज यही सबसे बड़ी खबर थी कि 2 आतंकवादियों को तो पुंछ में मार दिया गया है, और जो आतंकवादी अब ये जो आम पब्लिक और जम्मू और कश्मीर में पंडितों और सिविल लोग जो सरकारी लोग थे हिंदू उनको मार रही हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक नियम चालू किया है, वो है विलेज डिफेंस। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि 5,000 लोगों को सरकार बंदूकें देगी, उनको ट्रेनिंग देगी, और हर घर में गन रहेगी सरकारी कर्मचारी और हिंदू के पास, क्योंकि वो हिंदू को मैंने आपको बोला काफिर समझते हैं और उनको मारना चाहते हैं। तो ये हाल हो गया है, देख लो आप कि। और पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को मार दिया, 10 लाख कश्मीरियों को मार दिया, उल्टे हिंदू मर रहे हैं, और पाकिस्तान कहता है कि ये हो रहा है। और दोस्तों देखो कितनी अजीब बात है, देश चलाना कोई मामूली बात नहीं। मोदी जी की माता 100 साल की होके मतलब देवालय को गई, उसी दिन उनको वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ी। जो दूसरे देश के G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, प्रधानमंत्री, तो वो किसी का इंतज़ार नहीं करते, उनका समय बड़ा कीमती होता है। तो ये नहीं कि कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई वो नहीं बैठ सके, उनको तुरंत काम करके रात को जाके वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ी। अब सोचो जिसका माँ को मतलब चीता को अग्नि दे के गया हो उस देश के प्रधानमंत्री की देश के लिए कितना प्यार होगा, तो उसने मतलब वर्चुअल मीटिंग भी की। उसने क्या कहा कि मेरी वजह से मेरे देश का 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो वर्चुअल मीटिंग अगर नहीं होती तो आने जाने का खर्चा और उनको ठहराने का खर्चा होता है वो करोड़ों रुपए होता है, वो वेस्ट चला जाता, उनको वापस बुलाया जाता या उनको और रुकाया जाता, तो प्रति मिनट $, लगता है। इतने बड़े जो प्रधानमंत्री 120 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का खर्चा, उनकी गाड़ियों का खर्चा, काफिलों का खर्चा, तो वो सब होता है। तो उसको मतलब बचाने के लिए मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग की, और मतलब
आ तो गए थे पर हम स्क्रीन पे मीटिंग की वर्चुअल मतलब। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और आपको अगले वीडियो में खबर दी जाएगी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के बारे में। आज वीडियो को यही विराम देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।